तो स्टूडेंट्स आज जो है 12th क्लास की एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसका थ्योरी इस वीडियो में डिस्कस होगा। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। रिलेशन फंक्शन से संबंधित चैप्टर है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन 11th क्लास में पढ़ना था और उसका ठीक उल्टा है, व्युत्क्रम है। तो अब सवाल था कि पहले जैसा नाम है व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन, तो व्युत्क्रम क्या होता है, इनवर्स क्या होता है। तो पिछले चैप्टर यानी चैप्टर 1 में फंक्शन चैप्टर आप पढ़े हैं, उसमें आपको कंसेप्ट दिया गया है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब निकलता है जब वह फंक्शन 1 हो और साथ में ऑन टू भी हो। किसी भी फंक्शन का ऐसे इनवर्स नहीं निकल जाएगा, वैसे फंक्शन का इनवर्स निकलेगा जो 1 भी है और ऑन टू भी है। आप यहां पढ़े हैं इनवर्सिबल फंक्शन a function f such that x tends to y is inversible if it is 1 and on 2। ये पढ़े हैं फंक्शन में। कहने का मतलब हो गया कि इसमें अगर a b इधर x और y है, फंक्शन है, कैपिटल x कैपिटल y है, तो फंक्शन f सच दैट x टेंड्स टू y इसको बोलेंगे और फंक्शन का मान होगा ax by, और यहां पर फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। देखिए 1 का मतलब एक का एक के साथ संबंध है, ऑन टू इसलिए है कि इसमें एक भी खाली नहीं है। यानी कहने का मतलब कि इधर से इधर भी हम जा सकते हैं, चाहे उल्टा भी यहाँ पर आ सकते हैं। यानी यह जो फंक्शन है, यह जो फंक्शन है 1 भी है एंड ऑन टू भी है। 1 ऑन टू, इसमें खाली एक भी नहीं है। तो इस स्थिति में इनवर्स निकालेंगे तो निकल जाता है, जस्ट उल्टा लिखाता है, एक्स ए वाई बी, इनवर्स हो गया। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब निकलता है, जब वो फंक्शन 1 हो साथ में क्या हो, ऑन टू। अब ये चीज ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी मैंने पहला चैप्टर में पढ़े हैं। एक का एक के साथ संबंध हो तो फंक्शन को हम लोग 1 कहेंगे और खाली नहीं है तो ये ऑन टू होगा। यहाँ पर इनवर्स मिल गया। और जैसे एक और दे रहे हैं x y, इधर a, यहाँ x इधर y, ऐसे करके। तो ये फंक्शन के बारे में अगर हम सोचें तो ये 1 है क्योंकि एक का एक के साथ संबंध है, बट नॉट ऑन टू। लेकिन ये ऑन टू नहीं है क्योंकि इसमें एक खाली है। तो अगर एक खाली रह जाए तो इस फंक्शन का नाम क्या होता है, इस फंक्शन का नाम होता है 1 और इनटू। 1 इनटू इसको बोल सकते हैं, ऑन टू ही नहीं है। तो 1 ऑन टू होता है तबे इनवर्स मिलता है। तो यहां पर अगर फंक्शन लिखें तो ई तो आराम से हम लिख लेंगे कितना, ax, बस ठीक है, ax लिख लेंगे।
अब जो है इसका इनवर्स, तो यहां लिखेंगे एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर इस फंक्शन में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इधर से इधर जाना हो तो आराम से जा सकते हैं, लेकिन इधर दो आदमी है, उसको इधर आना है, एक ही आदमी के लिए रास्ता है, दूसरा आदमी के लिए, तो उल्टा यहाँ पर नहीं हो पाएगा, यानी एफ इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब कि फंक्शन का इनवर्स तभी होता है जब वह फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब हम बात करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे अब आते हैं कि उसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर का नाम ही है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां भी पता करना होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आइए हम देखते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम ले लेते हैं कोई, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लिए। अगला एग्जांपल में, ये तो पहला एग्जांपल था, इसे समझाए हैं। अब कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं, fx इज इक्वल टू sin x। ये 1 ऑन टू होगा कि नहीं, आइए इसका देखते हैं। f0 का मान निकाल लीजिए, sin 0 कितना होता है 0, और f पाई का मान निकाल लीजिए, sin 180 इसका मान भी 0 होता है। तो आइए देखते हैं बनाकर। हम x का मान 2 लिए हैं, एक है कितना 0 और एक लिए है कितना पाई, और fx का मान कितना आया है 0 आया है, इस केस में भी और इस केस में भी 0, यानी e 0 से मिलेगा और e भी 0 से ही मिलेगा। तो यह फंक्शन ऑन टू है, लेकिन क्या यह 1 है, एक का एक से मिला है, नहीं, इमेनी 1 है, इमेनी 1 है, ई 1 नहीं है। तो इस समय इनवर्स निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां पे आपको बताया कि फंक्शन अगर 1 ऑन टू हो तभी इनवर्स निकलता है, अगर दोनों में से कोई एक भी अगर नहीं है तो इनवर्स नहीं निकलेगा। तो इसलिए क्या यहाँ पे स्पष्ट हुआ कि यहाँ एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी हिंदी में लिखे तो एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैज नो इनवर्स। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के पास इनवर्स नहीं होगा, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलेगा। ठीक है, अभी तक के रिजल्ट में यही पता चला कि उसका अस्तित्व नहीं है तो नहीं निकलेगा। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट कीजिए आप, फिर बता रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी इनवर्स निकल जाता है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन, कुछ प्रतिबंध रहेगा तभी निकलेगा, स्वतंत्र के लिए नहीं निकलेगा। जैसे स्वतंत्र साइन 30 का साइन 150 का मान सेम होता है, तो आपका एक दायरा बनाना पड़ेगा, एक प्रतिबंध लगाना होगा, और उसके बीच में अगर वह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 1/2 है तो उसका इनवर्स निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर उस रिस्ट्रिक्शन को भी पढ़ेंगे, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए इसका। चलिए आइए अब समझते हैं कि अभी तो बताया आपको कि fx बराबर sin x हो तो उसका sin इनवर्स x एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन 1/2 नहीं है। लेकिन अब इसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए एक चीज यहाँ नोट पे हम लिखा रहे हैं, fx बराबर sin x ही अगर हम ले लें, चलिए पहले थॉट को समझना है और इसका ग्राफ देखें। ग्राफ सोचिए, देखिए ग्राफ कैसे होगा इसका।
साइन का वैल्यू +1 और -1 इसके बीच में होता है। एंगल कितना हो दे दो, 11th के त्रिकोणमिति में आप पढ़े हैं इस बात को। ग्राफ अगर देखेंगे तो ऐसे ग्राफ होता है। ऐसे होता है कि 0 हो गया, पाई हो गया 180, 2 पाई हो गया, ऐसे। इसमें अगर इसको देखें अगर बीच में, ये तो -पाई हो गया और यहाँ पर +90 होता है और ये कितना होता है -90। इसके बीच में इस अंतराल के बारे में हम बात करते हैं, -90 से 90 के बीच में x का वैल्यू अगर e वो कोई लेंगे जिसे 0 से 90 के बीच का, तो fx भी का वो मिलेगा, सिंगल मिलेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़े, एक वैल्यू लें तो सिंगल ही निकलेगा, यहां से यहां तक सिंगल ही निकलेगा, फिर यहां से एक एक वैल्यू निकलेगा, एक एक वैल्यू निकलेगा, ये सब x के लिए। -90 से 90 के बीच का कोई भी एंगल डालेंगे तो fx का एक ही मान निकलेगा। लेकिन अगर 90 से आगे हम पढ़ें, 90 से अगर हम आगे पढ़ें तो 90 से आगे अगर बढ़ेंगे, मान लो यहां पर, तो रिपीट हो जाएगा। देखिए एंगल 2 हो गया और वैल्यू सेम ही आया, एंगल 2 हो गया, कहने का मतलब एंगल 2 हो गया, वैल्यू सेम हो गया, तो ये 1 1 नहीं है और 1 1 नहीं है तो इनवर्स नहीं निकलेगा, 1 1 नहीं है तो इनवर्स नहीं निकलेगा। इसलिए इससे आगे हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आगे कहीं भी हम सोचेंगे तो उसका एंगल हम कंसीडर कर लिए। कहने का मतलब इस साइन के ग्राफ में -90 से 90 के बीच ऐसा इंटरवल है, ठीक है, जिसमें x के एक वैल्यू के लिए fx का एक वैल्यू मिलेगा। x के एक वैल्यू के लिए fx का एक वैल्यू मिले तो फंक्शन 1 1 भी हो जाता है और ऑन टू भी हो जाता है। तो इसका इनवर्स निकल सकता है, f इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट, f इनवर्स यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ अंतराल हो गया -90 से 90, तो लिख देंगे if fx बराबर sin x, then its inverse will be exist if, ये जो एंगल है, if x lies between -90 to +90, -90 से 90 के बीच अगर रहेगा तो इनवर्स निकल सकता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन हो गया आपको, x का वैल्यू ये हो गया रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध। ठीक है, की हो गया प्रतिबंध। आगे कोई भी नहीं, आगे यहां पर भी अगर एंगल आप लीजिएगा तो देखिए ये वैल्यू सेम आ जाएगा, इसके सेम आ जाएगा, तो आप x2 लिए और fx का मान सेम आ जा रहा है, तो इसलिए आप आगे का कंसीडर कीजिएगा, तो 1 1 और 2 का जो कंसेप्ट है वो घबरा जाएगा, और घबराएगा तो फिर इनवर्स नहीं निकल पाएगा। इसलिए साइन का इनवर्स तभी निकलेगा जब x का मान -90 से +90 के बीच हो। ऐसे ही cos का, tan का, कोसेक का, सेक का, किसका कब इनवर्स निकलेगा, इसके लिए एक टेबल बना दे रहे हैं जिसको आपको याद रखना होगा, और एग्जाम में भी सब चीज बार बार पूछा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो टेबल बनाने से पहले एक
नोटेशन लिख लीजिए कि नोटेशन कैसा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। यदि साइन थीटा बराबर x हो तो थीटा जो है साइन इधर आकर साइन इनवर्स x, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x हो गया। ऐसे ही इफ cos थीटा बराबर x हो तो थीटा जो हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा। और सिमिलरली नोट में कुछ बात है। पहला बात है कि साइन इनवर्स x है तो इसका मतलब साइन x का पावर -1 नहीं होगा। ये अपने आप में एक संकेत है। साइन इनवर्स x एक नोटेशन है, लिख दिए। दूसरा, साइन इनवर्स x को बहुत लोग सोचेगा इनवर्स है तो उल्टा करने 1/sin x, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि साइन इनवर्स x एक कंप्लीट नोटेशन है। हाँ, यदि कहीं पर साइन इनवर्स x अगर थीटा दिया है तो x निकल जाएगा साइन थीटा के बराबर, क्योंकि यही तो फॉर्मूला है, यही तो आपका डिफिनीशन है कि अगर साइन थीटा x हो तो थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x, या थीटा अगर साइन इनवर्स x है तो x कितना हो जाएगा, साइन थीटा। सीधा उल्टा लिख सकते हैं। इस बात का भी ध्यान आपको रखना है, ठीक। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब टेबल बना लें। तो अब एक यहाँ टेबल बना दे रहे हैं, इनवर्स टी फंक्शन विथ डोमेन एंड रेंज, इसके लिए एक टेबल बना दे रहे हैं। तो यहां हो गया इनवर्स टी फंक्शन, यहां लिख दे रहे हैं डोमेन और यहां लिख दे रहे हैं रेंज। इसका में बात कर लेते हैं। यदि साइन थीटा बराबर x तो अभी बताएं थीटा होता है साइन इनवर्स x। अब इसका डोमेन रेंज क्या होगा? डोमेन का मतलब होता है, हम किसका डोमेन रेंज कर रहे हैं, इनवर्स का। इसका डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x। रेंज का मतलब टोटल का मान, इनवर्स का अधिकतम न्यूनतम मान कितना हो, यानी थीटा का मान। तो इधर हो जाएगा द वैल्यू ऑफ थीटा। तो बताएं अभी साइन इनवर्स x ये कब परिभाषित होता है, जब थीटा कहां से कहां तक हो, जब x कहां मतलब थीटा कहां से कहां तक हो, -90 से +90 के बीच। एंगल कहां से कहां तक हो, -90 से +90 के बीच। अच्छा, डोमेन मतलब x का मान, x मतलब साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच 11th में ही हम लोग स्टडी किए हुए हैं। दूसरा, यदि cos थीटा अगर x हो तो थीटा कितना होगा, cos इनवर्स x। इसका भी -1 से +1 ही होता है। अच्छा, ऐसे भी सोच सकते हैं इसका एंगल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। जैसे 1 साइन कितना का मान होता है, 90 का, और -1 कितना का होता है, -90 का। वैसे ही -1 0 है, तो साइन कॉस में देखना है ना, कॉस कितना का मान 1 होता है, 0 का, कॉस कितना का मान -1 होता है, 180 का। तो 0 to पाई लिख देंगे। आपके मन में चल रहा होगा कि पहले -1 है तो पहले पाई लिखना चाहिए, तब 1 मतलब 0।
लेकिन 2 से 3 लिखना सही है, 3 से 2 लिखना गलत है। कम से ज्यादा लिखा था इसलिए उल्टा करके लिख दिए, ठीक है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। तीसरा में यदि tan थीटा बराबर x हो तो थीटा जो होता है tan इनवर्स x होता है। और यहां भी पहले x का मान, x मतलब tan थीटा, तो पढ़े हैं तो tan थीटा का मान -∞ से +∞ तक होता है। इसी को हम एंगल में बदल देते हैं, माइनस प्लस इंफिनिटी 90 का होता है, -90 का होता है, ओपन इंटर। चौथा में इफ कोसेक थीटा बराबर x हो तो थीटा कितना होगा, कोसेक इनवर्स x होगा। इसका डोमेन रेंज हम लोग देख लेते हैं। तो डोमेन जो है तो पढ़े हैं 11th क्लास में, हम लोग पढ़े हैं कि डोमेन क्या होता है कोसेक का। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, खाली -1 से +1 के बीच नहीं होता है, तो वो घटा देंगे। अगर हम देखें रेंज तो कोसेक का साइन की तरह ही रेंज होता है, -90 से चूंकि +90 तक रेंज इसका यही होगा। लेकिन एक जीरो घटा लेंगे क्योंकि कोसेक जीरो परिभाषित नहीं होता है, ठीक है, तो जब जीरो यहां से घट जाएगा। पांचवा में 5 नंबर में हम लिख रहे हैं इफ सेक थीटा बराबर x देन थीटा बराबर सेक इनवर्स x। इसका भी रियल कोई भी रियल नंबर हो सकता है, -1 से +1 के बीच नहीं होता है, 11 का हिस्सा है। x मतलब सेक थीटा का मान कहां से कहां तक होता है, प्रूफ किए हैं 11th क्लास से त्रिकोणमिति। और सेक कॉस का उल्टा है, तो कॉस की तरह ही होता है 0 पाई इसका रेंज, लेकिन इसमें से 90 घटा दिया जाता है क्योंकि सेक 90 परिभाषित नहीं होता है। अब एक और बच गया कॉट वाला, कॉट थीटा बराबर x देन थीटा बराबर कॉट इनवर्स x। और इसका अगर हम डोमेन देखें तो -∞ से +∞ होता है। रेंज देखें तो कॉट कितना का मान इंफिनिटी होगा, 0 का, -∞ 180 का, तो 0 से 180 होगा। कॉट के लिए हम लोग देख लिए एक टोटल 6 है। इसका रेंज पक्का आप याद रखिएगा क्योंकि रेंज एग्जाम में डायरेक्ट अनेकों बार पूछा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहे साइन हो, कॉस इनवर्स हो, tan इनवर्स हो, कोसेक इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो या कॉट इनवर्स हो, एक तरह की इसी सब रेंज के लिए परिभाषित है, जैसा कि हम ग्राफ में आपको बता दिए। क्योंकि ये सब वैसा रेंज है जिसमें फंक्शन 1 1 और ऑन टू ये दोनों इस प्रतिबंध को फुलफिल कर रहा है इस अंतराल में। इससे आगे या पीछे जाइएगा तो उसमें क्या होगा कि आपका 1 1 और 2 वाले कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होगा और उस समय इनवर्स लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेंज जिसको आपको याद रखना है। उसके बाद हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान होता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू किसे कहते हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है इसको जो रेंज बोले हैं द वैल्यू ऑफ थीटा, प्रिंसिपल ब्रांच भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो जो थीटा इस प्रिंसिपल ब्रांच के अंतर्गत का अगर आवे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा का मान, तब हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होता है। जैसे हम लिख रहे हैं द वैल्यू ऑफ इनवर्स टी फंक्शन, इनवर्स टी फंक्शन का वैल्यू किसके बराबर है, थीटा का। द वैल्यू ऑफ इनवर्स टी फंक्शन यानी थीटा का मान which lies in range, which lies in principal branch,
इसको हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। किसको प्रिंसिपल ब्रांच बोलेंगे? जो रेंज वाला है, ठीक है, इसी रेंज वाले को, इसी को हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच भी कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ब्रांच के बीच का अगर वैल्यू है इनवर्सिटी फंक्शन का, तो उसको हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। यानी साइन इनवर्स एक्स का मान अगर हम निकालें और -90 से 90 के बीच का ही कोई वैल्यू निकल के आवे, तब उस वैल्यू को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। समझ गए बात को? तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही वैल्यू है जो स्थित होता है प्रिंसिपल ब्रांच रेंज जो लिखे हैं उसी के बीच, तब उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। एक बात और यहां पे नोट में देखिए, साइन इनवर्स एक्स का अगर प्रिंसिपल ब्रांच देखें तो -90 से 90, इसमें माइनस वाला एंगल भी है, प्लस वाला भी है। लेकिन यहां कॉस का, सेक का और कॉट का प्रिंसिपल जो वैल्यू होगा या जो प्रिंसिपल ब्रांच है, उसमें एंगल कौन सी है? पॉजिटिव है। इस बात को लिख लेंगे हम लोग, कॉस, सेक एंड कॉट हैज पॉजिटिव प्रिंसिपल वैल्यू। यानी कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगा वह प्रिंसिपल वैल्यू पॉजिटिव आएगा। देखो ना, 0 से 180 के बीच का कोई भी एंगल लेंगे तो प्लस में ना आएगा। तो कॉस, सेक और कॉट का प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा प्लस में होता है, इसको भी आपको याद रखना है। एक और बात 11th का है, उसको देखना है कि अगर साइन के आगे माइनस लगा हुआ है तो यह माइनस अंदर चला जाएगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। कॉसेक का भी कॉसेक माइनस थीटा, टैन के आगे भी माइनस लगा हो तो टैन माइनस थीटा, ठीक है। लेकिन अगर कॉस के आगे माइनस लगा है, माइनस भेजेंगे तो एंगल माइनस में हो जाएगा। और अभी बताए हैं कि कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू यानी थीटा का मान माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पर माइनस हटाने के लिए 180 में से हटा लेंगे। हालांकि ये भी फॉर्मूला बताए हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, और कॉट के लिए कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि साइन, उसके बाद कोसेक और टैन के आगे अगर माइनस है तो माइनस एंगल में चला जाएगा। कॉस, सेक और कॉट के आगे अगर माइनस है तो एंगल 180 में से घट जाएगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। ठीक है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपको बताना है। इसका सॉल्यूशन देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब थीटा का मान बताना है, तो इसको हम थीटा मान लेंगे। कॉट इनवर्स -1/√3 इसी का मान बताना है। ठीक है, इसको इधर बुला लीजिए, तो कॉट थीटा हो जाएगा -1/√3। क्योंकि आपको फॉर्मूला बताए, थीटा अगर कॉट इनवर्स x हो तो x जो है कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। अब कॉट थीटा बराबर कॉट 1/√3, कॉट कितना का मान होता है
पाई बाई 3 60 का मान। तो यहां तक लीजिए, रेडियन में ही लिखना है। अब कॉट के आगे माइनस है तो क्या करेंगे, 180 में से घटाएंगे, बस माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर कॉट 180 में से घटेगा, ये नहीं कि माइनस को डायरेक्ट भेज देंगे, माइनस डायरेक्ट किसमें जाता है, साइन कोसेक टेन रहे तभी जाता है, इसमें नहीं जाएगा। यानी कॉट थीटा बराबर कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट 3 पाई में से बन गया 2 पाई बटा 3 बटा का जोड़ कर लिए, तो थीटा कितना आ गया 2 पाई बाई 3, यही आंसर हो गया। बात को समझ गए आप। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हो तो बहुत ही सिंपल है, बस ई मात्र खाली याद रखिएगा। और प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब थीटा का मान होता है, आसानी से ही निकल जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि थोड़ी आपको समझ में आया होगा। अब इसमें नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो एक एक करके क्वेश्चंस पे आधारित होगा, तो उसमें क्वेश्चन बनेगा, इस पर आपका एक्सरसाइज बन जाएगा 2.1 HW कर देते हैं होमवर्क, इसको देखिए और उसको बनाइए, फिर अगले वीडियो में और ढेर सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। थैंक यू।